गिरफ्तारी का वारंट। 70। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। 1। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। 2। ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। 71। प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। 1। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। 2। पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी। क. प्रतिभुओं की संख्या। ख. वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभु और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है आबद्ध होने हैं। ग. वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है। 3. जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा। 72। वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। 1। गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। 2. जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तब उसका निष्पादन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है। 73. वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। 1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानतीय अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है। गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। 2. ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भारसाधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। 3. जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। 74. पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निर्दिष्ट या पृष्ठांकित है। 75. वारंट के सार की सूचना पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा। 76. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को
धारा 71 के प्रतिभूति संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है। परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। 77 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। 78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। 1 जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता का स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है, और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराएगा। 2 उपधारा 1 के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेजों सहित, यदि कोई हो, जो धारा 81 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेजेगा। 79 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। 1 जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा। 2 ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसको वह वारंट निर्दिष्ट किया गया है, उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगी। 3 जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह वारंट निष्पादित किया जाना है, पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलंब से ऐसा निष्पादन न हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह निर्दिष्ट किया गया है, उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना कर सकता है। 80 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है, या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी, अधिक निकट है या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। 1 यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है, तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा।
परंतु यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए या वारंट पर धारा 71 के अधीन निर्देश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थिति ऐसी जमानत या प्रतिभूति लेगा और बंधपत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था। परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो धारा 437 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 78 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा। 2. इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी। ग. उद्घोषणा और कुर्की। 82. फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा 1. यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा, हाजिर हो। 2. उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। आय का वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। ख. वह उस गृह या वासस्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। ग. उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। ई. यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। 3. उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा ये लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड I में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी। 4. जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 302, धारा 304, धारा 364, धारा 367, धारा 382, धारा 392, धारा 393, धारा 394, धारा 395, धारा 396, धारा 397, धारा 398, धारा 399, धारा 400, धारा 402, धारा 436, धारा 449, धारा 459 या धारा 460 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझता है उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। 5. उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं। 83. फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की
1. धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है क अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, अथवा ख अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश दे सकता है। 2. ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है पृष्ठांकित कर दिया जाए। 3. यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो तो इस धारा के अधीन कुर्की क अभिग्रहण द्वारा की जाएगी अथवा ख रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी अथवा ग उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी अथवा घ इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझे। 4. यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है और अन्य सब दशाओं में क कब्जा लेकर की जाएगी अथवा ख रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी अथवा ग उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी अथवा घ इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझे। 5. यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। 6. उस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। 84. कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां 1. यदि धारा 83 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पुनर्तः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। 2. उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 की उपधारा 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है।
3. प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया या की गई है। परंतु यदि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया या की गई है तो वह उसे निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। 4. कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पुनर्तः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है, वाद संस्थित कर सकता है, किंतु वह आदेश ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। 85. कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। 1. यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश देगा। 2. यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन रहेगी और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 मास का अवसान हो जाने पर तथा धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है, किंतु यदि वह शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा तो इन दोनों दशाओं में से किसी में भी न्यायालय जब कभी ठीक समझे उसका विक्रय करा सकता है। 3. यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के व्ययनाधीन है या रही है, उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है, स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है और उस न्यायालय को समाधानप्रद रूप में ये साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ या नहीं छिपा और यह कि उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता, तो ऐसी संपत्ति का या यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगमों का या यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणामस्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसे परिदान कर दिया जाएगा। 86. कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। धारा 85 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के परिदान के इनकार से व्यथित है, उस न्यायालय से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों से सामान्यतया अपीलें होती हैं। आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम। 87. समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा, अथवा यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है। 88. हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की शक्ति। जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है,
ऐसे न्यायालय में उपस्थित है, तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में, जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिए बंधपत्र, प्रतिभूओं सहित या रहित, निष्पादित करे। 89। हाजिरी का बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंधपत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है, हाजिर नहीं होता है, तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए। 90। इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। समन और वारंट तथा उन्हें जारी करने, उनकी तामील और उनके निष्पादन संबंधी जो उपबंध इस अध्याय में हैं, वे इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट को यथाशक्य लागू होंगे। अध्याय 7। चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं का पेश करने के लिए समन। 91। दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। 1। जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है, तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है, उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे। 2। यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे, तो ये समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है। 3। इस धारा की कोई बात का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का 1 की धारा 123 और 124 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का 13 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, अथवा 1891 ख डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्ट कार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। 92। पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। 1। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज का परिदान उस व्यक्ति को, जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे, कर दिया जाए। 2। यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक है या न्यायिक, या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे। ख तलाशी वारंट। 93। तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? 1 का जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति, जिसको धारा 91 के अधीन समन या आदेश या धारा 92 की उपधारा 1
के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है। ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश न करे, अथवा ख जहां ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को ये ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है, अथवा ग जहां न्यायालय ये समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी। वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है, और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है, उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है। 2. यदि न्यायालय ठीक समझता है, तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे विनिर्दिष्ट है। 3. इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। 94. उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। 1. यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के, जिसको ये धारा लागू होती है, निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा ये प्राधिकार दे सकता है कि वह उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ, जैसी आवश्यक हो, प्रवेश करे। वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी ले। वहां पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को, जिसके चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु, जिसको ये धारा लागू होती है, होने का उसे उचित संदेह है, कब्जे में ले। ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखे। अगर ऐसे स्थान में पाए गए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए, जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु के निक्षेप, विक्रय या उत्पादन में ये जानते हुए या संदेह करने का उचित कारण रखते हुए संसर्गी रहा है कि यथास्थिति वह चुराई हुई संपत्ति है या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु है, जिसको ये धारा लागू होती है। 2. वे आपत्तिजनक वस्तुएं, जिनको ये धारा लागू होती है, निम्नलिखित हैं। कूटकृत सिक्का। धातु टोकन अधिनियम 1889 का 1 के उल्लंघन में बनाए गए अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का 52 की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु खंड। 1962। कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत स्टाम्प। कूटरचित दस्तावेज। नकली मुद्राएं। भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं। खंड से तक के खंडों में उल्लिखित वस्तुओं में से किसी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण या सामग्री। 95
कुछ प्रकाशनों के संफलित होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। 1. जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि क. किसी समाचार पत्र या पुस्तक में, अथवा ख. किसी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 124 क या धारा 153 क या धारा 153 ख या धारा 292 या धारा 293 या धारा 295 क के अधीन दंडनीय है, वहां राज्य सरकार ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में संभरण कर लिए जाने की घोषणा, अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती है। और तब भारत में जहां भी वह मिले, कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिगृहीत कर सकता है और कोई मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है या उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करने और उसके लिए तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। 2. इस धारा में और धारा 96 में स्तक के वे ही अर्थ होंगे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 का 25 का समाचार पत्र और पुस्तक में है। ख. दस्तावेज के अंतर्गत रंगचित्र, रेखाचित्र या फोटोचित्र या अन्य दृश्य रूपन भी हैं। 3. इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई को किसी न्यायालय में धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 96. संभरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। 1. किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में धारा 95 के अधीन संभरण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 मास के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि समाचार पत्र के उस अंक या उस पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में वह घोषणा की गई थी, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है। 2. जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं, वहां ऐसा प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जाएगा। और जहां उच्च न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश हैं, वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे। 3. किसी समाचार पत्र के संबंध में ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में उस समाचार पत्र में जिसकी बाबत संभरण की घोषणा की गई थी, अंतर्विष्ट शब्दों, चिन्हों या दृश्य रूपनों की प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत में सहायता के लिए उस समाचार पत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकती है। 4. यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचार पत्र के उस अंक में या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में वह आवेदन किया गया है, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, तो वह संभरण की घोषणा को अपास्त कर देगा। 5. जहां उन न्यायाधीशों में जिनसे विशेष न्यायपीठ बनी है, मतभेद है, वहां विनिश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा। 97. सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति
जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है, ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है, और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी, और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो। 98 अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधिविरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके पति, माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को, जो उस बालिका का विधिपूर्ण भार साधक है, तुरंत वापस कर दी जाए, और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा, जैसा आवश्यक हो, करा सकता है। तलाशी संबंधी साधारण उपबंध 99 तलाशी वार्टों का निर्देशन आदि धारा 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79 के उपबंध, जहां तक हो सके, उन सब तलाशी वार्टों को लागू होंगे जो धारा 93, धारा 94, धारा 95 या धारा 97 के अधीन जारी किए जाते हैं। 100 बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। 1 जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भार साधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। 2 यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है, तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, धारा 47 की उपधारा 2 द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा। 3 जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है, और यदि वह व्यक्ति स्त्री है, तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी। 4 इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जब तलाशी लेने ही वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के, जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है, 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को, या यदि उक्त मोहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है, तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा। 5 तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सब चीजों की और जिन जिन स्थानों में वे पाई गई हैं, उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो। 6 तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। 7 जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अधीन ली जाती है, तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। 8
कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जो उसे परिदत्त या निवेदित किया गया है, बुलाए जाने पर, ऐसा करने से उचित कारण के बिना इनकार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में ये समझ जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 187 के अधीन अपराध किया है। 101 अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन जब तलाशी वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में, जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे है, उन चीजों में से, जिनके लिए तलाशी ली गई है, कोई चीजें पाई जाएं तब वे चीजें, इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई, उनकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष, जिसने वारंट जारी किया था, तुरंत ले जाई जाएंगी, किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है, जो वहां अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जाई जाएंगी, और जब तक तत्प्रतिकूल अच्छा कारण न हो, वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा। घ प्रकीर्ण 102 कुछ संपत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। 1 कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को अभिगृहीत कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है, अथवा जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है, जिनसे किसी अपराध के किए जाने का संदेह हो। 2 यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है, तो वह उस अधिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल देगा। 3 उपधारा 1 के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा, और जहां अभिगृहीत संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है, या जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है, या जहां अन्वेषण के प्रयोजन के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है, वहां वह उस संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो यह वचनबद्ध करते हुए बंधपत्र निष्पादित करे कि वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाए तब न्यायालय के समक्ष पेश करेगा, और उसके व्ययन की बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का पालन करेगा। 3 परंतु जहां उपधारा 1 के अधीन अभिगृहीत की गई संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो, और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है अथवा अनुपस्थित है, और ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम है, तो उसका पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जा सकेगा, और धारा 457 और धारा 458 के उपबंध यथासाध्य निकटतम रूप में ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे। 103 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। 104 पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है, तो वह किसी दस्तावेज या चीज को, जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है, परिबद्ध कर सकता है। 105 आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। 1 जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, जिन्हें इसके पश्चात इस धारा में उक्त राज्य क्षेत्र कहा गया है, ये चाहता है कि क किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम किसी समन की, अथवा ख किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की, अथवा ग किसी व्यक्ति के नाम यह अपेक्षा करने वाले ऐसे किसी समन की कि वह किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करे,
अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे, अथवा घ किसी तलाशी वारंट की जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, तामील या निष्पादन किसी ऐसे स्थान में किया जाए जो आय उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर है। वहां वह ऐसे समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पास डाक द्वारा या अन्यथा भेज सकता है, और जहां खंड क या खंड ग में निर्दिष्ट किसी समन की तामील इस प्रकार कर दी गई है, वहां धारा 68 के उपबंध उस समन के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो जिस न्यायालय को वह भेजा गया है उसका पीठासीन अधिकारी उक्त राज्य क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट है। भारत के बाहर किसी ऐसे देश या स्थान में है जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा दांडिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए ऐसे देश या स्थान की सरकार के, जिसे इस धारा में इसके पश्चात संविदाकारी राज्य कहा गया है, साथ व्यवस्था की गई है, वहां वह ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट ऐसे समन या वारंट को 2 प्रतियों में ऐसे प्रारूप में और पारेषण के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। 2. जहां उक्त राज्य क्षेत्रों के न्यायालय को क किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम कोई समन अथवा ख किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट अथवा ग किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन कि वह कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे, अथवा घ कोई तलाशी वारंट जो निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किया गया है। 1. उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय। 2. किसी संविदाकारी राज्य का कोई न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त होता है, वहां वह उसकी तामील या निष्पादन ऐसे कराएगा मानो वह ऐसा समन या वारंट है जो उसे उक्त राज्य क्षेत्रों के किसी अन्य न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है, और जहां आय गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में कार्यवाही यथासंभव धारा 80 और 81 द्वारा विहित क्रिया के अनुसार की जाएगी। तलाशी वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, वहां तलाशी में पाई गई चीजों के बारे में कार्यवाही यथासंभव 101 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। धारा परंतु उस मामले में जहां संविदाकारी राज्य से प्राप्त समन या तलाशी वारंट का निष्पादन कर दिया गया है, तलाशी में पेश किए गए दस्तावेज या चीजें या पाई गई चीजें समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय की ऐसे प्राधिकारी की मार्फत अग्रेषित की जाएंगी जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। अध्याय 7 का कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संभरण के लिए प्रक्रिया। 105 का परिभाषाएं इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। संविदाकारी राज्य से भारत के बाहर कोई देश या स्थान अभिप्रेत है जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा संधि के माध्यम से या अन्यथा ऐसे देश की सरकार के साथ कोई व्यवस्था की गई है। पहचान करना के अंतर्गत यह सबूत स्थापित करना है कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न हुई है या उसमें उपयोग की गई है। अपराध के आगम से आपराधिक क्रियाकलापों के जिनके अंतर्गत मुद्रा अंतरणों को अंतर्विलित करने वाले अपराध हैं।
परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त कोई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य अभिप्रेत है। घ संपत्ति से भौतिक या अभौतिक, जंगम या स्थावर, मूर्त या अमूर्त हर प्रकार की संपत्ति और आस्ति तथा ऐसी संपत्ति या आस्ति में हक या हित को साक्षित करने वाला विलेख और लिखत अभिप्रेत है जो किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न होती है या उसमें उपयोग की जाती है और इसके अंतर्गत अपराध के आगम के माध्यम से अभिप्राप्त संपत्ति है। अगर पता लगाना से किसी संपत्ति की प्रकृति, उसका स्रोत, व्ययन, संचलन, हक या स्वामित्व का अवधारण करना अभिप्रेत है। 105 ख व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। 1 जहां भारत का कोई न्यायालय किसी आपराधिक मामले के संबंध में ये चाहता है कि हाजिर होने अथवा किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट का, जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, निष्पादन किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में किया जाए, वहां वह ऐसे वारंट को 2 प्रतियों में और ऐसे प्रारूप में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और यथास्थिति वह न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसका निष्पादन कराएगा। 2 इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अपराध के किसी अन्वेषण या किसी जांच के दौरान अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ किसी अधिकारी द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में है, ऐसे अन्वेषण या जांच के संबंध में हाजिरी अपेक्षित है और न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि ऐसी हाजिरी अपेक्षित है, तो वह उक्त व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे समन या वारंट को तामील और निष्पादन कराने के लिए 2 प्रतियों में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप में जारी करेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। 3 जहां भारत के किसी न्यायालय को किसी आपराधिक मामले के संबंध में किसी संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया कोई वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्राप्त होता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति से उस न्यायालय में या किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण के समक्ष हाजिर होने अथवा हाजिर होने और कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा की गई है, वहां वह उसका निष्पादन इस प्रकार कराएगा मानो यह ऐसा वारंट हो जो उसे भारत के किसी अन्य न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है। 4 जहां उपधारा 3 के अनुसरण में किसी संविदाकारी राज्य को अंतरित कोई व्यक्ति भारत में बंदी है, वहां भारत का न्यायालय या केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह न्यायालय या सरकार ठीक समझे। 5 जहां उपधारा 1 या उपधारा 2 के अनुसरण में भारत को अंतरित कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी राज्य में बंदी है, वहां भारत का न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि उन शर्तों का, जिनके अधीन बंदी भारत को अंतरित किया जाता है, अनुपालन किया जाए और ऐसे बंदी को ऐसी शर्तों के अधीन अभिरक्षा में रखा जाएगा जो केंद्रीय सरकार लिखित रूप में निर्दिष्ट करे। 105 का संपत्ति की कुर्की या संभरण के आदेशों के संबंध में सहायता। 1 जहां भारत के किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध के किए जाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त हुई है, वहां वह ऐसी संपत्ति की कुर्की या संभरण का कोई आदेश दे सकेगा जो वह धारा 105 ख से धारा 105 न्य दोनों सहित के उपबंधों के अधीन ठीक समझे। 2 जहां न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की या संभरण का कोई आदेश दिया है,
और ऐसी संपत्ति के किसी संविदाकारी राज्य में होने का संदेह है, वहां न्यायालय संविदाकारी राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी को ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा। 3. जहां केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी से अनुरोध पत्र प्राप्त होता है जिसमें किसी ऐसी संपत्ति की भारत में कुर्की या संभरण करने का अनुरोध किया गया है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे अपराध के किए जाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई है जो उस संविदाकारी राज्य में किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार ऐसा अनुरोध पत्र ऐसे किसी न्यायालय को, जिसे वह ठीक समझे, यथास्थिति धारा 105 ख से धारा 105 न्या दोनों सहित के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार निष्पादन के लिए अग्रेषित कर सकेगी। 105 ख विधि विरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना। 1. न्यायालय धारा 105 क की उपधारा 1 के अधीन या उसकी उपधारा 3 के अधीन अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश देगा। 2. उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्रवाई के अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था की लेखा बही या किसी अन्य सुसंगत विषय की बाबत जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण भी हो सकेगा। 3. उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण उक्त न्यायालय द्वारा इस निमित्त दिए गए निर्देशों के अनुसार उपधारा 1 में उल्लिखित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। 105 अग संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की 1 जहां धारा 105 ख के अधीन जांच या अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी संपत्ति के, जिसके संबंध में ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है, छिपाए जाने, अंतरित किए जाने या उसके विषय में किसी रीति से व्यवहार किए जाने की संभावना है जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति का व्ययन होगा, वहां वह उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करने का आदेश कर सकेगा। और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना साध्य नहीं है, वहां वह कुर्की का आदेश यह निर्देश देते हुए कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जाएगी या उसके विषय में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील संबंधित व्यक्ति पर की जाएगी। 2. उपधारा 1 के अधीन किए गए किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक उक्त आदेश की उसके किए जाने से 30 दिन की अवधि के भीतर उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है। 105 इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या संभृत संपत्ति का प्रबंध 1 न्यायालय उस क्षेत्र के जहां संपत्ति स्थित है, जिला मजिस्ट्रेट को या अन्य किसी अधिकारी को जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जाए, ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। 2. उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक उस संपत्ति को जिसके संबंध में धारा 105 अंग की उपधारा 1 के अधीन या धारा 105 ज के अधीन आदेश किया गया है, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा। 3. प्रशासक केंद्रीय सरकार को संभृत संपत्ति के व्ययन के लिए ऐसे उपाय भी करेगा जो केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे। 105 संपत्ति के संभरण की सूचना 1 यदि धारा 105 ख के अधीन जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है, तो वह ऐसे व्यक्ति पर
जिसे इसमें इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति कहा गया है, ऐसी सूचना की तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह उस सूचना में विनिर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर उस आय, उपार्जन या आस्तियों के वे स्रोत, जिनसे या जिनके द्वारा उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विशिष्टियां उपदर्शित करे और यह कारण बताए कि यथास्थिति ऐसी सभी या किसी संपत्ति को अपराध का आगम क्यों न घोषित किया जाए और उसे केंद्रीय सरकार को क्यों न संप्रेरित कर लिया जाए। 2. जहां किसी व्यक्ति को उपधारा 1 के अधीन सूचना में यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है, वहां सूचना की एक प्रति की ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी। 105 ज कतिपय मामलों में संपत्ति का संभरण 1 न्यायालय धारा 105 छ के अधीन जारी की गई कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, और उसके समक्ष उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात तथा प्रभावित व्यक्ति को, और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति को भी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि प्रश्नगत सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है या नहीं। परंतु यदि प्रभावित व्यक्ति, और मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति भी न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है या कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर उसके समक्ष अपना मामला अभ्यावेदित नहीं करता है, तो न्यायालय अपने समक्ष उपलब्ध साध्य के आधार पर इस उपधारा के अधीन एक पक्षीय निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा। 2. जहां न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि कारण बताओ सूचना में निर्दिष्ट संपत्ति में से कुछ अपराध का आगम है, किंतु ऐसी संपत्ति की विनिर्दिष्ट रूप से पहचान करना संभव नहीं है, वहां न्यायालय के लिए ऐसी संपत्ति को विनिर्दिष्ट करना जो उसके सर्वोत्तम निर्णय में अपराध का आगम है और अनुसार उपधारा 1 के अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करना विधिपूर्ण होगा। 3. जहां न्यायालय इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई संपत्ति अपराध का आगम है, वहां ऐसी संपत्ति सभी विलंघनों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार को संप्रेरित हो जाएगी। 4. जहां किसी कंपनी के कोई शेयर इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार को संप्रेरित हो जाते हैं, वहां कंपनी अधिनियम 1956 का 1 में या कंपनी के संगम अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कंपनी केंद्रीय सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरिति के रूप में तुरंत रजिस्टर करेगी। 105 छ संभरण के बदले जुर्माना 1 जहां न्यायालय ये घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 105 ज के अधीन केंद्रीय सरकार को संप्रेरित हो गई है और यह ऐसा मामला है जहां ऐसी संपत्ति के केवल कुछ भाग का स्रोत न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है, वहां वह प्रभावित व्यक्ति को संभरण के बदले में ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए आदेश देगा। 2. उपधारा 1 के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश देने के पूर्व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। 3. जहां प्रभावित व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन देय जुर्माने का ऐसे समय के भीतर जो उस निमित्त अनुज्ञात किया जाए संदाय कर देता है, वहां न्यायालय आदेश द्वारा धारा 105 ज के अधीन की गई संभरण की घोषणा का प्रतिसंहरण कर सकेगा और तब ऐसी संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी। 105 न्य
कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना, जहां धारा 105 अग की उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश करने या धारा 105 छ के अधीन कोई सूचना जारी करने के पश्चात उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी रीति से अंतरित कर दी जाती है, वहां इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अंतरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, और यदि ऐसी संपत्ति बाद में धारा 105 ज के अधीन केंद्रीय सरकार को संप्रेषित हो जाती है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अकृत और शून्य समझा जाएगा। 105 अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया। इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट और किसी संविदाकारी राज्य को पारेषित किया जाने वाला प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति संविदाकारी राज्य को पारेषित किया जाएगा या भारत के संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा। 105 इस अध्याय का लागू होना। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसे संविदाकारी राज्य के संबंध में जिसके साथ व्यतिकारी व्यवस्था की गई है, इस अध्याय का लागू होना ऐसी शर्तों, अपवादों या अर्हताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं।